गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा बायोलॉजी का 6th लेसन चल रहा था, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। तो उसका हमने एक पोर्शन कल कंप्लीट किया था, पादपों में जल अवशोषण। आज हमारा टॉपिक है रसारोहण। तो सबसे पहले रसारोहण की डेफिनेशन की या परिभाषा की हम बात करेंगे कि रसारोहण कहते किसे हैं। तो हम जानते हैं कि जड़ों के द्वारा जल अवशोषित होता है। जड़ों में मूल रोमों के द्वारा जल अवशोषित होता है और वह जल कहाँ पहुँचा दिया जाता है? जाइलम में पहुँचा दिया जाता है। कहाँ पहुँचा दिया जाता है? जाइलम में पहुँचा दिया जाता है। और जाइलम से वह जल पादप के शीर्ष भाग में या अन्य भागों में तनु विलयन के रूप में पहुँचता है। जाइलम से वह अवशोषित जल पादप के शीर्ष भाग में या अन्य भागों में तनु विलयन के रूप में पहुँचता है। तो जल का इस तरीके से ऊपरी दिशा में ऊपर की ओर जो स्थानांतरण हो रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं? रसारोहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसारोहण बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो दूसरी डेफिनेशन है जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मतलब ऊपर की ओर, जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादपों में जो ऊपर चढ़ने की क्रिया है, जल की गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादपों में ऊपर चढ़ने की जो क्रिया है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रसारोहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसारोहण। अब हम जानते हैं कि रसारोहण क्रिया में या जल को ऊपर तक पहुंचाने में मेन रोल किसका है? जाइलम तत्वों का। किसका है? जाइलम तत्वों का। और जाइलम तत्वों में भी मेन रोल किसका है? वाहिका और वाहिनिका का। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जाइलम के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। उसमें रसारोहण में मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? वाहिका और वाहिनिका। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हमने कहा कि रसारोहण में मेन रोल किसका है? जाइलम तत्वों का। किनका है? जाइलम तत्वों का। तो इस बात को हम प्रमाणित करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भाई जल का जो रसारोहण हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? जाइलम तत्वों के माध्यम से हो रहा है। इस बात को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे रसारोहण का मार्ग। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? रसारोहण का मार्ग। और उसमें एक प्रैक्टिकल करेंगे हम, जिस प्रैक्टिकल का नाम है रंजक प्रयोग। क्या नाम है? रंजक प्रयोग। ठीक है, इस प्रयोग को करने के लिए हमें 2 की आवश्यकता होगी। एक तो हम लेंगे बीकर में सेफ्रेनिन का तनु विलयन। सेफ्रेनिन क्या है? एक अभिरंजक है। क्या है? एक अभिरंजक है। कौन सा? सेफ्रेनिन। ठीक है, तो एक बीकर में हम सेफ्रेनिन जो रंजक या अभिरंजक है उसका तनु विलयन लेंगे। ठीक है, सेफ्रेनिन ही क्यों दिया? क्योंकि सेफ्रेनिन जो रंजक है वो लिग्निन युक्त, कैसा? लिग्निन युक्त जो उत्तक होते हैं, लिग्निन युक्त जो उत्तक होते हैं जैसे जाइलम और दृढ़ोतक। लिग्निन युक्त जो उत्तक होते हैं जैसे जाइलम और दृढ़ोतक, इनको कैसे अभिरंजित करता है? लाल रंग में अभिरंजित करता है। कैसे रंग में अभिरंजित करता है? लाल रंग में। तो एक बीकर में हमने क्या लिया? सेफ्रेनिन का तनु विलयन। सेफ्रेनिन का तनु विलयन क्यों लिया? क्योंकि यह लिग्निन युक्त उत्तक जो होते हैं जैसे जाइलम और दृढ़ोतक, उनको कैसे रंग में अभिरंजित करता है? लाल रंग में अभिरंजित करता है। तो एक बीकर में हमने सेफ्रेनिन ले लिया। अब हम एक पादप लेंगे, कौन सा? बालसम। कौन सा पादप लेंगे? बालसम। और बालसम पादप की एक टहनी को काटेंगे। बालसम पादप की एक टहनी को काटेंगे और उस कटी हुई टहनी का जो कटा हुआ सिरा है, उस सिरे को हम किस में डुबो देंगे? सेफ्रेनिन वाला जो तनु विलयन लिया था उस बीकर में हम उसको डुबो देंगे। किसको? टहनी के कटे हुए सिरे को। और 2-3 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। 2-3 घंटे के बाद जब हम देखेंगे तो जो इनकी सिराएं हैं, पत्तियों की जो सिराएं हैं वो कैसे रंग की नजर आती है? हमें लाल रंग की नजर आती है। कैसी नजर आती है? लाल रंग की नजर आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टहनी का या पर्णग्रंथ का, टहनी का या पर्णग्रंथ का या पर्ण का अनुप्रस्थ काट काटेंगे। क्या करेंगे? अनुप्रस्थ काट काटेंगे और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमें केवल कौन? जाइलम तत्व, केवल जाइलम तत्व
या जाइलम नलिकाएं कौन सी, वाहिका और वाहिनिका ही कैसी नजर आती है, लाल रंग की नजर आती है। कैसी नजर आती है, लाल रंग की नजर आती है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि जो रसारोहण की क्रिया है, जो रसारोहण की क्रिया है वो केवल जाइलम ऊतकों के माध्यम से ही, जाइलम ऊतकों के माध्यम से ही संपन्न होती है। ठीक है, तो ये हो गया रसारोहण का मार्ग कि रसारोहण में क्या होता है, जाइलम जो ऊतक है वो मेन रोल प्ले करता है। जाइलम में भी वाहिका और वाहिनिका, और वो क्या करती है, जलों द्वारा अवशोषित जल को पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो गया हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और रसारोहण का मार्ग हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है रसारोहण की क्रियाविधि, वो पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हमारा रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि, तो अभी तक हमने जाना कि रसारोहण की क्रिया में जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पेड़ पौधों में काफी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है। रसारोहण की क्रिया में जो जल है, अवशोषित जो जल है, वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पेड़ पौधों में काफी ऊंचाई तक चढ़ता है। इस क्रिया विधि को ही समझने के लिए, इस क्रिया विधि को ही समझने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत और सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो उन सभी सिद्धांतों को हम 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। कौन कौन से 3 वर्ग हैं, पहला है जैव बल सिद्धांत, जैव बल सिद्धांत जिसको बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी। दूसरा है मूल दाब का सिद्धांत जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। और तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो सभी सिद्धांतों को और मतों को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जैव बल सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैव बल सिद्धांत, विटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं जैव बल सिद्धांत से। किससे, जैव बल सिद्धांत से। रसारोहण की क्रिया विधि को समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए, उसमें पहला था जैव बल सिद्धांत। तो जैव बल सिद्धांत क्या कहता है, तो जैव बल सिद्धांत ये कहता है कि रसारोहण के लिए जिस जैव बल की आवश्यकता होती है, रसारोहण के लिए जिस जैव बल की आवश्यकता होती है जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल को ऊपर चढ़ाता है, उस जैव बल की जो आवश्यकता होती है वह जैव बल कहाँ उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है, तो वह जैव बल तने की जो जीवित कोशिका में जो क्रियाएं होती हैं, तने की जीवित कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं उसके कारण वो जैव बल उत्पन्न होता है और उस जैव बल के कारण ही रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब इस जैव बल सिद्धांत के समर्थन में, जैव बल सिद्धांत के समर्थन में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार या अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं उनको देखते हैं हम। तो पहला वैज्ञानिक है गोर्डनेवस्की। कौन सा, गोर्डनेवस्की। उसने इस सिद्धांत के समर्थन में अपना एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था रिले पंप सिद्धांत। क्या नाम था, रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत क्या कहता है, तो रिले पंप सिद्धांत कहता है कि जाइलम मृदुतक और मज्जा किरणें, जाइलम मृदुतक और मज्जा किरणें की जो जीवित कोशिका होती है, जाइलम मृदुतक व मज्जा किरणों की जो जीवित कोशिका होती है उनके प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन, मतलब लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जाइलम मृदुतक व मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं के प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है, जिसके कारण रसारोहण की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। ये बात किसने कही, गोर्डनेवस्की ने। कौन से सिद्धांत में, रिले पंप सिद्धांत में। रिले पंप सिद्धांत में जो कि किसके समर्थन में दिया गया था, जैव बल सिद्धांत के समर्थन में दिया गया था। उसमें कहा गया कि जाइलम मृदुतक और मज्जा किरणों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके प्राशन दाब में निरंतर क्या होता रहता है, आवर्ती परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। इसी तरीके से जैव बल सिद्धांत के समर्थन में सर जेसी बोस, वैज्ञानिक का नाम है सर जेसी बोस, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, स्पंदन सिद्धांत, जो भी किसका समर्थन करता है, जैव बल सिद्धांत का। तो स्पंदन सिद्धांत में जेसी बोस ने कहा कि तने की जो वलकुट की सबसे भीतरी परत होती है, तने की वलकुट की जो सबसे भीतरी परत होती है, आपने वलकुट पढ़ा ही 11वीं क्लास में। वलकुट के 3 भाग होते हैं, सबसे बाहर की तरफ हाइपोडर्मिस, उसके बाद सामान्य वलकुट जिसको जनरल कोर्टेक्स बोलते हैं, और उसके बाद है अंतस्तवचा।
तो जो सामान्य वल्कुट की जो सबसे भीतरी परत की कोशिकाएं हैं, जो किससे संबंधित है या किसके अटैच है, अंतःस्थत्वचा के संपर्क में। किसके संपर्क में है? अंतःस्थत्वचा के संपर्क में है। तो तने की वल्कुट की सबसे भीतरी परत की कोशिकाएं जो अंतःस्थत्वचा के संपर्क में है, उन कोशिकाओं में लयबद्ध क्या होते हैं? स्पंदन होते हैं। लयबद्ध स्पंदन होते हैं। स्पंदन का मतलब संकुचित और प्रसारित होना। तो वल्कुट की सबसे भीतरी परत की कोशिकाओं में लयबद्ध क्या होते हैं? स्पंदन होते हैं, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। जिसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। ये बात किसने कही? जेसी बोस ने। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत? स्पंदन सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। और उन्होंने अपना ये प्रैक्टिकल कौन से पादप पर किया? भारतीय टेलीग्राफ पादप पर। कौन से पर? भारतीय टेलीग्राफ पादप पर। ठीक है। अगले वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने भी अपना मत किसके समर्थन में दिया? जैव बल सिद्धांत के समर्थन में दिया। क्या नाम था? स्ट्रासबर्गर। उन्होंने कहा कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है। जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इनकी उपस्थिति, किनकी उपस्थिति? जीवित कोशिकाओं की। लेकिन इनकी उपस्थिति रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है, या अनुकूल वातावरण के लिए आवश्यक है। ये बात किसने कही? स्ट्रासबर्गर ने। उन्होंने कहा कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु इनकी उपस्थिति इस क्रिया के लिए जो अनुकूल वातावरण है उसके लिए आवश्यक है। ठीक है। तो जो दो वैज्ञानिक थे, गोडलेवस्की और सर जेसी बोस, इन्होंने तो कहा कि जीवित कोशिकाओं की वजह से ही, तने की जो जीवित कोशिका है उनकी वजह से ही रसारोहण की क्रिया होती है, जबकि स्ट्रासबर्गर ने कहा कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति रसारोहण के लिए जो अनुकूल वातावरण होता है उसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है। तो ये था हमारा जैव बल सिद्धांत। क्या था? जैव बल सिद्धांत। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मूलदाब का सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद आपका लेसन ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए।